हेलो फ्रेंड्स। आज कैलोरीमेट्री टॉपिक का थ्योरी ख़त्म करेंगे। ये टॉपिक सबसे थियोरेटिकल है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। थोड़े बहुत नाम के लिए इसके थ्योरी पूछते हैं, कभी डेफिनेशन पूछते हैं। प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग इसको थियरी स्किप करते हैं या फिर डेफिनेशन रट्टा मारते हैं, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आज हम थियरी कवर करेंगे एकदम अच्छे से। उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स मैं अपलोड करूँगा, लेकिन इंस्टाग्राम में डालूँगा। आवाज़ आ रही है ना? हेलो, आ रही होगी। चलो पहला टॉपिक देखते हैं, हीट। व्हाट इज हीट? सॉरी, माउस काम क्यों नहीं कर रहा है? हीट, हीट क्या है? गर्मी, गरम, गर्माहट जो महसूस होती है। Heat, it's a form of energy which flows from hot body to cold body when they kept in contact. का पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा ही होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होता है, उसी तरह से हीट है। एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से जाता है। और ऐसा यूनिट क्या हीट का? जूल्स। और अदर यूनिट कैलोरी। 1 कैलोरी 4.2 जूल्स। एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली 4.186 है। 4.186 है, पर जनरली न्यूमेरिकल में 4.2 जूल्स ही करते हैं। 4.186 एग्जैक्ट वैल्यू है। ये इतना सिंपल डेफिनेशन याद तो हो जाएगा ना, इसमें क्या नाटक है। हीट तो एक एनर्जी है जो गर्म बॉडी से, गर्म बॉडी यानी बॉडी में हर जगह लिखा हूँ, बॉडी या ऑब्जेक्ट, जनरली बॉडी यूज़ करते हैं, आपकी मर्जी। अभी व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. What is 1 kilocalorie? It's the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी 4.22, हाँ बराबर है वो। तो डिफाइन करना है तो क्या कैसे करें? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। मतलब 1 कैलोरी मतलब उतना अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। मान लो अगर वाटर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है उसमें, हाँ, अगर 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड किया तो वो 15 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर हमने 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड किया। लेकिन कितने अमाउंट में? 1 ग्राम ऑफ वाटर। मान लो 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर 14 डिग्री सेल्सियस में है, अगर उसमें हमने 1 कैलोरी हीट प्रोवाइड किया तो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। वही 1 कैलोरी है। सेम 1 किलो कैलोरी है। इसमें क्या है, बस 1 kg ऑफ वाटर है। 1 कैलोरी 4.2 जूल्स, 1 किलो कैलोरी कितना हुआ? 4200 जूल्स। समझ में आ रहा होगा? अब टेम्परेचर कभी अभी हीट, अभी जो हीट का डेफिनेशन देगा उसमें हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है। अगर मान लो 2 बॉडी है, दोनों ही गर्म है। एक्चुअली कोई भी बॉडी 100% हीट, मतलब नो हीट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पल्शन या मूवमेंट रहता ही है सॉलिड में भी, लेकिन सॉलिड में बहुत कम होता है। तो मान लो कोई 2 बॉडी, कोई ज़्यादा गर्म है कोई कम गर्म है, कोई ठंडा है, कैसे पता चलता है? टेम्परेचर से पता चलता है। पैरामीटर, एक तरह का मेजरमेंट, जिससे थर्मल स्टेट कितना गर्म है वो पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोइंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इससे पता चल जाएगा जो ज़्यादा गर्म है वो हायर पोटेंशियल हो गया, जो कम गर्म है लोअर पोटेंशियल है, इससे हायर हुआ है क्या होता है, फ्लो आउट हीट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो गया। वैसे ही हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, पोटेंशियल यूज़ मत करना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, वीडियोस मैंने डाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे।
अभी ऐसा यूनिट केल्विन, यूनिट्स का ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कन्वर्जन तो याद रहना चाहिए। केल्विन, केल्विन सबसे बड़ा है। ओ सॉरी, क्या हो रहा है यार, माउस काम ही नहीं कर। एक मिनट। अब नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जर्व टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। मतलब कौन से फैक्टर हीट ऑब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं। एक तो मास ऑफ द बॉडी, अलग अलग मास अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करेगा, ऑब्वियस बात है। जब ये भी जो पढ़ा है 1 कैलोरी, 1 ग्राम वाटर को 4.2 जूल हीट देने से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। वैसे ही 1 किलोग्राम वाटर को 4200 जूल्स ऑफ हीट प्रोवाइड करने से 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए मास ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है। और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस, रहने की वजह से तो हीट अब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है बाय 1 डिग्री, दोनों फैक्टर है। और सी इसमें कांस्टेंट है, और सी कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। सी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। क्यों है? हीट अब्जॉर्ब या हीट रिलीज बाय द बॉडी। मैं हर जगह बॉडी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर टाइम एवरी टाइम नेसेसरी नहीं। अगर जिस क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट तो लिखो, बॉडी लिखने में भी गलत नहीं है। अब डिफरेंस क्या है हीट और टेम्परेचर में? डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। पहला डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन अभी देखा है हमने। एग्जाम में पूरा डेफिनेशन लिखना है, इस तरह से नहीं चलेगा, पूरा 0 मिल जाएगा नहीं तो। हीट का डेफिनेशन क्या है? फ्लो फ्रॉम हॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हीट का डेफिनेशन। टेम्परेचर डेफिनेशन, पैरामीटर यूज्ड टू measure the amount of heat, useful in determining the direction of flow of heat। ये डेफिनेशन दोनों का। और मेजर कैसे करते हैं हीट को? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसका कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से मेजर करते हैं हीट। और टेम्परेचर थर्मोमीटर की मदद से। डिपेंड किस में करता है? अभी भी लास्ट स्लाइड में देखा था, मास ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, व्हाइल हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर किसमें डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं, गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में बहुत कम। मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं, पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाई। ऐसा यूनिट किया है लास्ट 4, देखो ICSE में मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। ICSE में 4 मार्क के ऊपर आता ही नहीं है। तो अगर मान लो 4 मार्क का अगर पूछ भी लिया तभी 4 पॉइंट तो आ गए। और इधर ऐसे यूनिट केल्विन, अगर मान लो 5 मार्क का भी आ गया, मान लो अभी CBSE के बच्चों को अगर मान लो उनको भी आया या फिर कोई भी बोल रहा हो उनको अगर 5 मार्क आया तो 5 पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? फॉर्मूला, 5वां पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हो गए 5 पॉइंट। 4 मार्क लिए तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं। आप पूछ भी है तो ये लिख दो 4 मार्क का है तो। हाँ 5 मार्क है तो भाषा में फॉर्मूला लिख देने का। हीट का फॉर्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T, टेम्परेचर Q अपॉन M डेल्टा T, हो गया। एक ही फॉर्मूला को चेंज कर दो। हाँ लेकिन फॉर्मूला टेम्परेचर क्या बोलते हैं, डिफरेंस में नहीं लिखने को अवॉइड करो। या कुछ अगर इनकेस कुछ याद नहीं आ रहा तब भी फॉर्मूला डिफरेंस में डाल देने। ओके, अभी बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट और थर्मल तो दोनों सेम ही है, पता ही होगा। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू MC डेल्टा T है ना, C कांस्टेंट है।
वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसको डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल सी, और हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, पहले हीट कैपेसिटी देखते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of body by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मान लो कितना भी मास, बॉडी का मास कितना भी हो, चाहे मान लो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी, मान लो उसका मास 5 kg हो, 10 kg हो, वो कितना अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व करता है जिससे उसका टेम्परेचर, जो करंट टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री से बढ़ जाए। मान लो 5 kg की बॉडी है, 5 kg की बॉडी है किसी की, मान लो कोई 5 kg की बॉडी है, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस में है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वो ऑब्जर्व करे जिससे उसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 15 था 5 kg बॉडी का 16 डिग्री हो जाए, वो हीट कैपेसिटी है। मतलब मास फिक्स नहीं है, कोई भी मास हो सकता है। अब उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट ऑब्जर्व करना है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अगर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेशन ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। कंसेप्ट मैच होना चाहिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आप ओन वर्ड्स में नहीं बना पा रहे हो तब उसका डेफिनेशन रट्टा मारो, और ऑप्शन नहीं। मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर समझ जाना चाहिए, ताकि वो एग्जाम टाइम में किसी का डेफिनेशन याद नहीं तो ओन वर्ड्स में वो लिख सकते हैं, ताकि कंसेप्ट से मैच कर लो। ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, अभी पता रहो। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्यू क्या है? हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल सी। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? एम इंटू स्मॉल सी, रिलेशन मिल गया ना, क्यू इंटू स्मॉल क्यू है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्यू अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो एम सी हो गया ना, द मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ये दोनों का प्रोडक्ट है हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी के मास पर डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है वैसे ही, डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। सॉरी ये करें, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। ये क्या हुआ है यार? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अभी इसमें ये भी हीट कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क इतना ही है। अभी यूनिट मास ऑफ बॉडी, यूनिट मास मतलब यूनिट यानी 1, यूनिट यानी मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 1 मिलीग्राम, 1 कुछ भी, लेकिन यूनिट 1, मैग्नीट्यूड 1 मतलब मैग्नीट्यूड 1 कोई भी यूनिट कर सकता है। जैसे 1 ग्राम ऑफ बॉडी, 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी हो, या फिर 1 किलोग्राम यूनिट मास, तो उसका यूनिट मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मतलब उसको 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, समझ में आ रहा होगा। अमाउंट ऑफ हीट जैसे डेंसिटी मतलब डेंसिटी, मान लो डेंसिटी ऑफ वाटर के 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, मतलब 1 मीटर क्यूब में उसका मास 1000 ग्राम फिक्स है। वैसे वो यूनिट मास मतलब इतना यूनिट मास का, मान लो कैसे समझाऊँ, इट्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मान लो 1 ग्राम वाटर यूनिट मास है ना, चाहे 1 ग्राम होगा, 1 किलोग्राम होगा, 1 होना चाहिए फिक्स है यूनिट मास। इसका मतलब एग्जांपल है 1 किलोग्राम वाटर को जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मान लो वाटर अभी 1 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, या फिर 1 ग्राम वाटर, मान लो 1 ग्राम वाटर है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड करें जिससे उसका टेम्परेचर 15 डिग्री मान लो, हाँ पहले 15 बोला मैंने, हाँ, कितना अमाउंट ऑफ हीट उससे प्रोवाइड करे 1 ग्राम वाटर को जिससे वो 16 डिग्री सेल्सियस में पहुंचे। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट मैंने बोला था, ये एवरी मटेरियल मतलब हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगा।
सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट ही होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाले कैसे? Q अपॉन m डेल्टा टी हो गया। देखो पहली बात, ये C है ना, स्ट्रोक का स्मॉल c, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट। हर सब्सटेंस का ये अलग होता है। ये क्या राइटिंग खराब आ रही है, छोड़ो, सॉरी, हैंड राइटिंग की माफ करो भाई। कंसेप्ट पढ़ो, हाँ कंसेप्ट, इट्स अ कांस्टेंट। ये फिक्स रहता है, चाहे मास चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, या फिर हीट जो प्रोवाइड करे वो अलग रखो, लेकिन सी को कोई बदलाव नहीं होगा। सी हमेशा फिक्स है। भगवान ने हर सब्सटेंस को एक सी दिया रहता है, मतलब अरे मतलब कुछ और मत समझना, मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया ही रहता है। जैसे वाटर का एक 4.2 जूल पर, नहीं सॉरी, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 4000, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 4200 जूल पर केजी केल्विन है, फिक्स है। इसका मतलब 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कराने के लिए 4200 जूल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये केल्विन की जगह आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। क्यों? फॉर्मूला में डेल्टा टी लिखा है, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। केल्विन में भी चेंज इन टेम्परेचर सेम ही आएगा, और डिग्री सेल्सियस में भी चेंज इन टेम्परेचर सेम ही आने वाला है। थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो वही है, कॉमन सेंस है। हाँ ये थोड़ा जनरल नॉलेज लिए, बुक में लिखा है वैसे, सिलना बुक में पूछते नहीं है, फिर भी वैल्यू में लिखा नहीं है, फिर भी याद रख लो। वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन का ज़्यादा है। देखो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कंफ्यूज नहीं होने का, स्पेसिफिक लिखा है मतलब फिक्स है, और उसकी वैल्यू मतलब वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, और स्मॉल सी है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी की फॉर्मूला से निकलेगा अगर निकालना है तो। और हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। और हीट कैपेसिटी वेरी कर सकता है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड है, और मास समझ में आ रहा होगा। हाँ अभी ये बात भूल ही गया था, लो सी मतलब सी मत लिखना है एग्जाम में, लिखने का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिन सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्यों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कम है, इसका मतलब कम हीट ऑब्जॉर्व करके उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हीट ऑब्जॉर्व करके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। और ज़्यादा सी है मतलब सॉरी ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो इसलिए वो बैड कंडक्टर हो गया हीट का। जैसे कि वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कॉपर का सबसे कम है। एक्सप्लेनेशन मांगते एग्जाम में, कौन पुट करने का बैड कंडक्टर, याद करने से फायदा नहीं चलेगा, तो इसका कंसेप्ट पीछे का पूछते 2 मार्क के क्वेश्चन में। ओके चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मैं कुछ ये सब डिटेल्स में लिखा नहीं है वैसे, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लिख लो, टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लो, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लेना। लेकिन क्या है हर मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ, इसलिए टाइम भी बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है, एकदम गर्म है एकदम ठंडा है, तो हीट को हॉट बॉडी तो कोल्ड बॉडी चला जाता है, गर्म हीट जो ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी को टिल द फाइनल टेम्परेचर इज सेम, टिल T final temperature of both body become equal, of both body फाइनल बॉडी और वो बॉडी सेम हो जाते हैं।
ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट फ्लो होता ही है, लेकिन कब तक फ्लो करेगा, जब तक फाइनल टेम्परेचर दोनों बॉडी का सेम ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, यानी दोनों बॉडी का टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाएगा, तब हीट फ्लो नहीं होगा। अभी एक्सप्लेनेशन करना, नेचुरल फिनोमिना एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहला है मॉडर्न क्लाइमेट नियर सी शोर। मॉडर्न क्लाइमेट, ये तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही होगा। दोपहर के टाइम में जब हीट बहुत ज़्यादा आता है तो क्या होता है, हीट सी के एरिया में जब हीट आता है तो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता रहता है। पानी दोपहर के टाइम पे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, सी में, सी के वाटर हीट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इससे हमको बीच में जाते हैं दोपहर जब इतना ठंडा नहीं लगता, शीशों में ज़्यादा सॉरी गर्म नहीं लगता, और रात के टाइम में हीट रिलीज करता है, ऐसे शीशों के सामने रात को जाते नहीं। अब हॉट वाटर बॉटल फॉर फर्मेंटेशन, कभी सूजन हो जाती, सूजन नहीं क्या बोलते, मोच आ जाती है अंदर, कभी कुछ जगह में दर्द होता है, मोच आ जाती है ना, कभी दर्द होता है, खाना गला हो जाता है, बहुत पेन होता है, घुटना दर्द, हाथ दर्द, तब गरम वाटर बॉटल डालते हैं ना, जैसे कुछ हॉट वाटर बैग्स, वो सब में गर्म पानी डालते हैं, और अपने यहाँ पे दर्द कर रहा है घुटने में या फिर कहीं भी तो डालते हैं उधर, तो फिर थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, तो कुछ देर बाद हमारा दर्द गायब हो जाता है, वही फर्मेंटेशन। वही तीसरा इफेक्टिव कूलेंट, यानी वो में कार में जो इंजन्स होते हैं वो काम करते हैं, कभी बहुत गर्म हो जाते हैं, तो सराउंड में जो पाइप्स रहते हैं उसमें कूलेंट की जगह कूलेंट यानी ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं, तो क्या होता है, जो वो इंजन में जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो वाटर वो हीट अब्जॉर्व करता है, इससे इंजन का टेम्परेचर हीट और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ज़्यादा गर्म होते जाएगा इंजन तो फिर ख़राब हो जाएगा इंजन, तो ख़राब होने से बचाने के लिए कूलेंट यूज़ करते हैं, तो कूलेंट में वाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन में आता है, तो वाटर बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, 4200 जूल 1 किलोग्राम वाटर वो की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसके लिए। अभी चौथा है हॉट रिजर्वायर फॉर जूसेस इन कोल्ड कंट्रीज। भाई कभी का ड्रिंक्स और जूसेस वो विदेशी मतलब ठंडे, जैसे रशिया जैसी कंट्री है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, या फिर न्यूयॉर्क में कभी विंटर सीजन है उधर, तो फिर बहुत ठंडा रहता है, तो क्या होता है, जूसेस होते हैं ना जो जल्दी फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज, तो वो लोग क्या करते हैं, जूसेस की बॉटल है ना, वो मान लो एक टप रहता है, टप या फिर कुछ बाल्टी, उसके अंदर पानी डालते हैं बहुत सारा, फिर पानी के ऊपर उसे बॉटल डाल देते हैं ऐसे ही, इससे क्या होगा, तो ठंडी के मौसम में क्या, पानी से हीट निकलेगा, जैसे वो हीट तो कितना निकलेगा, चेंज ऑफ मतलब उस पानी तो अब्जॉर्ब करना, पानी को चेंज स्टेट करना है, तो 4200 जूल पर ग्राम है उसका स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितना हीट छोड़ेगा वो, अभी ऑब्जॉर्व करने हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो घटाने के लिए भी तो उसको उतना हीट निकालना पड़ेगा, और वो निकलते रहेगा, तो जाके टेम्परेचर बैलेंस करने के बाद ठंडा है तो अपने आप पानी हॉट बॉडी हो गया, तो वो रिलीज करेगा पानी से, तो फिर वो जो फ्रॉस्ट नहीं होगा, मतलब वो फ्रीज नहीं होगा इतनी जल्दी, इसलिए हॉट रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। फार्मर यूज वाटर इन फील्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप ड्यूरिंग फ्रॉस्ट। अगर फ्रॉस्ट हो रहा है तो क्या प्लांट्स के अंदर भी तो वाटर रहेगा, कैपिलरीज, प्लांट्स के कैपिलरीज में लीव्स में थोड़ा बहुत पानी रहता है, वो आइस बन जाएगा और फिर फूट जाएगा, तो प्लांट मर जाएंगे ना, तो बाहर पानी रखने से क्या होगा, कोल्ड एनवायरनमेंट है, फिर वाटर तो हॉट बॉडी हो गया, ऐसे देखा होगा ना खेत, इसमें बहुत सारा पानी ऐसे नीचे रहता है ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा, अभी तो क्या होता है उसमें हीट लिबरेट होगा, पानी को ठंडी जगह में रखेगा ज़्यादा टाइम तक, तो वो ठंडा होगा, क्योंकि उसके अंदर का हीट निकल रहा है, और पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करने के बाद ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर कितना हीट निकलेगा, बहुत हीट निकलेगा, एस वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आंसर में हमेशा लिखने हैं, अगर मान लो ऐसा है
अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करना है तो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। एज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it will in the cold environment it will liberate large amount of heat, because of which crops can't be get destroyed। वैसे ही। और 6वां पॉइंट, लिविंग बॉडी की हमारी जैसे हम इंसान जानवर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, पता ही होगा। ये वाटर क्यों होता ज़्यादा है? ताकि टेम्परेचर मेंटेन करे बॉडी का, बस। क्यों और ज़्यादा लिखने का, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी है वाटर का, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन होता है। और यूरिनेशन ये सब इतना डेप्थ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर एग्जाम पूछा तो स्पेसिफिक कैपेसिटी हर बार वही लिख देने का, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी का, इसलिए हीट रिफ्लेक्ट करता है कंडीशन पे, कब रिफ्लेक्ट करता है कब एब्सॉर्ब करता है, वो लिख देने का और कुछ नहीं। और लो हीट कैपेसिटी एग्जाम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेस है, थिन कुकिंग पैन। इलेक्ट्रिक प्रेस उसका बेस बहुत बड़ा रहता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो ऑब्जर्व कर सकता है। थिन कुकिंग पैन ये भी ज़्यादा अमाउंट हीट ऑब्जर्व कर सकता है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होगा उल्टा, और ज़्यादा चेंज नहीं होगा तो थिन कुकिंग पैन ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा और कुकिंग वेल होगा, बस। इतना डेप्थ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर भी टेक्स्ट बुक में पढ़ रीड कर लो। हाँ, बेसिक अंदर का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये चेंज ऑफ फेस और स्टेट, मैंने इसके बहुत सारे डेफिनेशन है भाई टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे, लेकिन मैंने सब नए कवर नहीं किए, क्योंकि थोड़ा खुद से भी मेहनत करो भाई। सब मैं ही बताऊंगा तो तुम लोग करोगे क्या? खुद से छोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा। फिर भी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सब टेंशन मत। अभी फेज या स्टेट मतलब सॉलिड टू गैस। सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। देखो कुछ चीज़ें तो याद रखना है, हर जगह कुछ तो याद रखना ही होता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझसे सब याद नहीं होता, ऐसा बोलोगे तो तुम लोग गधे हो। सही में कुछ चीज़ें तो याद रखना ही है, सब याद करना नहीं है, कुछ चीज़ें याद करना। जैसे अभी ये इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये कन्वर्जन वर्ड ही यूज़ करेंगे, तो अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता तब तो तुम्हारी बात लगेगी। अभी चेंज ऑफ स्टेट क्या है? ये हैपेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। चेंज ऑफ स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वाटर लिक्विड का, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑफ लिक्विड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है लिक्विड का। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अभी ये सब थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फेज चेंज, सॉलिड को मान लो आइस है, ठीक है। आइस को गर्म करेंगे, कुछ देर तक गर्म करते रहेंगे, उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद वो लिक्विड मतलब वाटर बन जाता है। हीट देने के बाद, हम जब हीट देते हैं ना आइस को, जब हम हीट देते हैं, मतलब आइस क्यूब है, इसको हीट देते हैं तो कुछ देर तक वो आइस थोड़ा तो धीरे धीरे वाटर, आइस वाटर जैसे रहता है, मतलब मेल्ट होता रहता है। फिर पूरा कम्प्लीटली वाटर कुछ सेकंड्स बाद पूरे सेकंड बाद वाटर बन जाता है। क्या होता है, आइस ना हीट ऑब्जर्व करता है। चेंज ऑफ स्टेट यानी समझ जाता हूँ, आइस क्या हीट ऑब्जर्व करता है। तो क्या होता है, आइस जब हीट ऑब्जर्व करता है ना, मतलब कोई भी सॉलिड अगर हीट ऑब्जर्व करता है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल जो है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिप्रेजेंट जो झगड़ा उगड़ा होता है, जो मूवमेंट करता है, वो बढ़ जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने से फिर वो चेंज स्टेट होता है, मतलब जो स्टेट में था पहले अब वो अलग हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका स्टेट यानी फेज चेंज हो जाता है, सॉलिड का लिक्विड हो जाता है। फिर लिक्विड में भी अगर हीट ऑब्जर्व कर हीट बढ़ाते हैं तो फिर से और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो फिर वो गैस बन जाता है।
वही है, ये चेंज जो स्टेट का जो चेंज का प्रोसेस है, जो मतलब सॉलिड से लिक्विड जो चेंज हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसमें जो हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, हीट जो अब्जॉर्ब हो रहा है उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। वो आगे बढ़ाऊंगा अभी। जो हीट अब्जॉर्ब होता है ना, वो प्रोसेस जो हो रहा है उसमें जो हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, और साथ साथ उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब वही पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है जब ये प्रोसेस हो रहा है। इसी को फेस चेंज बोलते हैं, चेंज ऑफ फेस। मैं अभी इधर समझाता हूँ। इधर जैसे सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, मेल्टिंग बोलते हैं इसे। अब मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अभी सॉलिड है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है। अभी मैं डेफिनेशन सब पता है या नहीं बताऊंगा, थोड़ा रीड कर लो या फिर खुद से बनाओ, मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले सब एक्सप्लेन करने दो, अंदर चल के इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी सॉलिड टू लिक्विड है ना, मेल्टिंग बोलते हैं कन्वर्जन को। अब सॉलिड में क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम है, अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये प्रोसेस जब होता है ना, उसका एक टेम्परेचर फिक्स रहता है, एक फिक्स टेम्परेचर में होता है। एक फिक्स टेम्परेचर आता है, उसको ये प्रोसेस जब होता है, टेम्परेचर आगे टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, वही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है। फिर जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्रॉस कर लेता है, फिर लिक्विड बन जाता है अचानक से। जो पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। अब इसको डिफाइन कैसे करें, आइस के लिए, आइस के लिए वो अलग से लिखा है मैंने। अभी मेल्टिंग को कैसे डिफाइन करूँ मैं, change of phase from solid to liquid, change of phase from solid to liquid when some amount of heat is some amount of heat is absorbed, when solid absorbs some amount of heat at a particular क्या बोलो, when there is a change of state, solid में solid to liquid जाना है ना, when there is a change of state from solid to liquid एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट यानी जो प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग का प्रोसेस, सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज हो रहा है एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। सिंपल डेफिनेशन है। एक अंदर का इतना डेप्थ बता रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पड़ता है। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, बस अगर मेल्टिंग पूछा तो व्हाट इज मेल्टिंग, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is called at a constant temperature by absorbing heat during this change of state at a constant temperature is called melting। अभी लिक्विड टू गैस को वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन को डिफाइन कैसे करें, वेपराइजेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस by absorbing heat at a constant temperature, some amount of heat at constant temperature, वही है। अभी सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन बोलते हैं, when there is a change of state from solid to gas at a constant temperature by absorbing heat। समझ में आना चाहिए आपको कब अब्जॉर्ब हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है। ये जो सीधा जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट जो जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस लेफ्ट टू राइट है वो सारी हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और राइट टू लेफ्ट जो भी जा रहे हैं वो हीट रिलीज कर रहे हैं। अभी चलो मान लो गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या है, amount of heat released during the change of state from gas to liquid at a constant temperature is called condensation। सिंपल। अभी लिक्विड टू सॉलिड में भी हीट रिलीज हो रहा है, वो भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। अभी ऐसे उसको इंग्लिश में बोलो, when there is a change of state from liquid to solid at a constant temperature by releasing certain amount of heat is called freezing। पहले हीट हमारा जब अब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, तो ऐसे बोलने तो समझो, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उस स्टेट में से इस स्टेट में, और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हीट रिलीज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है इस स्टेट से उस स्टेट में, कांस्टेंट टेम्परेचर और रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ हीट, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स अदर पार्ट में, हर स्टेप में तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट, उसको इंग्लिश में बोल दो, हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ध्यान सुनो ध्यान से। हाँ, हीटिंग कर्व, ये जो ग्राफ है ना, दो ग्राफ,
एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट ग्राफ आने के चांसेस कम है, बस समझाने के लिए ग्राफ है बुक में। एग्ज़ाम में ग्राफ के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करने का। हीटिंग करवा इज ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है ना, अभी ये पूरा 0 डिग्री सेल्सियस में सब चल रहा है, इधर तक 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लो -10 डिग्री या माइनस की कोई भी टेम्परेचर में है, तो माइनस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने तक हीट क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते करते जाएगा, क्योंकि वो आइस के स्टेट में है। अब बाद में जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस के लिए वो पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसमें वो 0 डिग्री सेल्सियस में जब हीट प्रोवाइड करेंगे, आइस 0 डिग्री में पहुँच जाएगा, तब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्टेट चेंज होने लगेगा, धीरे धीरे स्टेट चेंज होने लगेगा, यानी प्रोसेस चालू हो जाएगा। धीरे धीरे उसका मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जाएगा। उसके पहले जब लो टेम्परेचर में होगा नहीं इतना ज़्यादा, फिर धीरे धीरे नहीं होता है, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा, और जब 1 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा, 0 से आगे हो जाएगा, तब वो वाटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आइस प्लस वाटर मेल्टिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। डिफाइनेशन क्या है इसका, डेफिनेशन अभी तो 3 वर्ड्स थे ना। पहला क्या है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और क्या थे, कांस्टेंट टेम्परेचर एक, फिर हीट अब्जॉर्ब। अभी हीट अब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है। अभी वाटर का है ना, आइस वाटर, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द आइस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू मतलब वॉट आइस टू वाटर by absorbing heat at 0 डिग्री सेल्सियस with no change in temperature। 0 डिग्री सेल्सियस ही कांस्टेंट टेम्परेचर है, बस यही है और कुछ नहीं। अभी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। उससे क्या, इतने मैंने यहाँ मार्क नहीं डाला है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतने मान लो इतने सेकेंड्स तक कुछ इतने सेकेंड्स तक चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, प्रोसेस चलते ही जा रहा है, पानी नहीं बना। जब कुछ सेकंड्स के बाद जब टेम्परेचर 0 से आगे होगा, तब वाटर हो जाएगा। मान लो आइस अपने से मान लो -10 में था, कभी -10 मान लो, अब हीट प्रोवाइड करते गए 0 डिग्री तक पहुंच गए। अब 0 में क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। जब पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर का अलग टेम्परेचर के साथ अलग बढ़ रहा है। देखो, ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है ना, टेम्परेचर फिक्स रहता है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहेगा, इधर 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स। समझ में आ रहा है? कैसे समझो है, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, समझाने में तकलीफ हो रहा है। देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में उसका चेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में वो आइस की प्रॉपर्टी छोड़ने लग रहा है। पूरी तरह कब छोड़ता है, 0 से जब आगे हो जाए, लेकिन वो छोड़ने का प्रोसेस जो हो रहा है वो मेल्टिंग है। कब हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस में। हाँ, इसलिए तो ये देखो यहाँ पे 0 लाइन इतने कुछ सेकंड्स तक 0 क्यों है, तो ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इधर ऐसा कांस्टेंट है। जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। इधर देखो, अभी ये वाटर है, वाटर टेम्परेचर टाइम के साथ साथ अगर आप टेम्परेचर बढ़ता रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इधर गर्म कर रहे हैं पानी को गर्म करते जा रहे हैं, ये 100 डिग्री है, तो कितने टाइम तक पता नहीं, ये मान लो ये 100 डिग्री है, इधर 100, क्या है, माउस भी काम नहीं कर रहा आज, 100 डिग्री सेल्सियस। टाइम बढ़ते जा रहा है,
टेम्परेचर मतलब गैस में पानी गर्म करने रखा है, टाइम में ऐसे कुछ टाइम तक रख रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। अब एक टेम्परेचर आएगा जब मान लो पानी बबल होने लग रहा है, अभी वो पूरी तरह गैस बनना है ना, तो उसको टाइम लगेगा। तो मतलब पानी से अभी गैस की ओर जब शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोसेस, उस चेंज प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर वापस कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ देख ले वापस पानी में, ये पानी है और ये पूरी तरह गैस है। पानी से गैस बनने में जो प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है, चेंज ऑफ स्टेट में, मतलब टाइम नहीं सॉरी, चेंज ऑफ स्टेट में जो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है। पानी मान लो ये टेम्परेचर में मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे पानी वाटर टू गैस स्टेट में कन्वर्ट होने में, स्टीम उसमें कन्वर्ट होने में जो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो जाता है, वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। वो कन्वर्ट होने में जो हीट अब्जॉर्ब करता है वही लैटेंट हीट है। लैटेंट हीट क्या है? हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज, जो आगे का एक टॉपिक है। बार बार लैटेंट हीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैटेंट हीट न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, स्पेशली आइस के क्वेश्चन आते हैं तो। समझ में आ रहा है? फेज चेंज जब भी होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इधर देखो टेम्परेचर फिक्स है, इसका मतलब फेज चेंज हो रहा है। अभी यहाँ देखो वाटर है, ये जब ऊपर जा रहा है टाइम के, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आइस प्लस वाटर, ये वाटर है, यानी वाटर पानी गर्म करने को रखा है, पानी गर्म होते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इधर टेम्परेचर फिक्स है, मतलब हाई, ये चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यानी चेंज ऑफ फेज हो रहा है। और 0 डिग्री है तो मतलब आइस मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ चेंज ऑफ फेज हो रहा है। इधर भी देखो, यहाँ पे भी बॉइल टेम्परेचर कांस्टेंट है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है हमेशा याद रखने का चेंज ऑफ फेज हो रहा है, चेंज ऑफ फेज। जहाँ जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज ऑफ फेज, वो कौन सा चेंज ऑफ फेज है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मेल्टिंग है का, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, सब्लिमेशन है, और आइडेंटिफाई करना है कैसे, हीट कब ऑब्जर्व हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, और कौन से स्टेट में है। ये आपको ना ढंग से समझ रहा है ना, मैं एक्सप्लेनेशन जो बोल रहा हूँ एक बार फिर भी टेक्स्ट बुक में रीड करना है टॉपिक। मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, एक्सप्लेनेशन के बाद टेक्स्ट बुक फटाफट रीड कवर हो जाएगा। ओके। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया। अभी लैटेंट हीट, हाँ मैं इतने देर से बता रहा था ना। अभी ये काइनेटिक मॉडल, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, आगे का पहले एक्सप्लेन किया। लैटेंट हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व और रिलीज बाय द बॉडी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लैटेंट हीट क्या है? जब भी कोई स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब आइस है, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस में जो हो रहा है, उस प्रोसेस में जो हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है और टेम्परेचर जो कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट भी होना चाहिए, और उसको जो हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी वही सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, यूनिट मास ऑफ बॉडी के लिए। इसमें यूनिट मास ऑफ बॉडी मान लो नहीं, हम मतलब इसमें क्या है, हीट यूनिट मास ऑफ बॉडी है, मतलब 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम की जो भी बॉडी है, वो जितना अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर रहा है ड्यूरिंग द, मतलब जो फेज चेंज हो रहा है उस, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कंडीशन को, उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक लैटेंट हीट बोलते हैं। यानी फिर से समझाओ तो, मतलब एक पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जो चेंज ऑफ स्टेट जब हो रहा है और उस वक्त जब टेम्परेचर फिक्स है, उस वक्त जो वो भी, और बॉडी यूनिट, अगर उसकी बॉडी का मास यूनिट मास है, तब उस वक्त जो हीट अब्जॉर्ब हो रहा है उसको स्पेसिफिक लैटेंट हीट बोलते हैं। इट्स अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज बाय यूनिट मास ऑफ बॉडी, यानी यूनिट मास ऑफ बॉडी जितना हीट या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, तब टेम्परेचर फिक्स हो, वो भी तब फेज चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट यानी फेज, यानी जब सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड टू गैस हो या सॉलिड टू गैस हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ अभी कुछ डेफिनेशन आइस के, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, अमाउंट ऑफ हीट यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट, फ्यूजन ऑफ आइस यानी मेल्टिंग, मेल्ट होना। आइस मेल्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हीट अब्जॉर्ब कर रहा है कि रिलीज कर रहा है। मेल्टिंग मतलब हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, रिक्वायर, आप अब्जॉर्ब भी लिख सकते हो रिक्वायर की जगह।
अमाउंट ऑफ हीट, ये कितना कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास, ठीक है। इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, amount of heat absorbed by unit mass of ice to convert to water at 0 डिग्री सेल्सियस। नो चेंज इन टेम्परेचर क्यों लिखा है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है ना चेंज ऑफ फेस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस का होता है ये चेंज ऑफ स्टेट, आइस टू वाटर, वही है। और स्पेसिफिक लाइटिंग ऑफ फ्रीजिंग, ऑफ फ्रीजिंग मतलब वाटर टू आइस, तो क्या होगा उसमें हीट सेपरेट होगा, हीट रिलीज होगा ना, तो ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय यूनिट मास ऑफ वाटर to amount of heat released by unit mass of water to convert it to ice at 0 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इट टू आइस में ऐसा कन्वर्ट क्यों बोला कि हर जगह मतलब हर चीज़ से एप्लीकेबल हो, मैं से ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में आपको ये सब वर्ड्स यूज़ करने हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स याद करने बोले थे ना पहले, वही। अभी एल स्पेसिफिक लैटिन हीट को डिनोटेड करते हैं एल से, डिनोटेड बाय एल, एंड द फॉर्मूला ऑफ एल इज क्यू बाय एम, क्यू इज इक्वल टू एम एल। ये न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगा, मान लो आइस -10 डिग्री सेल्सियस में, -10 to 0 डिग्री सेल्सियस में वो आइस ही रहने वाला है। अब आइस जब हीट ऑब्जर्व करेगा तो उसका भी फॉर्मूला mc डेल्टा टी होने वाला है, ठीक है। फिर बाद में उस आइस का चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो इस चेंज ऑफ स्टेट में जो हीट है क्यू इक्वल टू एम एल, फिर पानी जब पूरी तरह बनेगा, पानी भी हीट ऑब्जर्व करेगा, उसमें पानी का अलग से एम सी अलग, डेल्टा टी, पानी का सी अलग होगा, इधर एम एल, और उसका भी आइस का भी सी अलग रहता है। हाँ लेकिन हाँ एल का वैल्यू पानी का, सॉरी आइस का कितना है, आइस का एल कितना है 336 जूल पर ग्राम। अगर यूनिट याद नहीं है ना तो फॉर्मूला में जो फॉर्मूला की मत यूनिट लिख लो, समझ में आ रहा है। ये काइनेटिक मॉडल तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हाँ अभी बस ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, लास्ट में कैलोरीमीटर के बारे में। कैलोरीमीटर अगर डायग्राम नहीं मैंने नहीं डाला है, एक बार रीड कर लो, सबसे छोटा है वो, इतना भी टफ नहीं है, फिर भी उसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए लिखा है। आइस का एयर क्या 336 जूल पर ग्राम। आइस इन माउंटेन डोंट मेल्ट इजली, क्यों, आइस का स्पेसिफिक लैटिन हीट बहुत ज़्यादा है। पानी का तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है 4200 जूल पर केजी, लेकिन पानी का कितना है 336,000 जूल पर केजी, यहाँ पे 2 जूल पर ग्राम इधर लिखा है राइट साइड में, ध्यान से देखो। तो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, चेंज ऑफ स्टेट होने में इतना ज़्यादा हीट लग रहा है, तो इसलिए जल्दी मेल्ट नहीं होता, तभी तो हम लोग सेफ है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, इसलिए अभी वो क्रॉस होने के कारण आजकल सुनामी बढ़ गई है, वो एक अलग फैक्ट है। और दूसरा मोर कोल्ड आफ्टर हेलस्टॉर्म कंपेयर टू बिफोर, हेलस्टॉर्म के बाद ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है हेलस्टॉर्म के वक्त से ज़्यादा, हेलस्टॉर्म जब होता है उस वक्त इतना ठंडी नहीं लगता, हेलस्टॉर्म होने के बाद ज़्यादा ठंडी क्यों, आइस जो गिरा है वो मेल्ट होना ही पड़ेगा, जब टेम्परेचर नॉर्मल बढ़ते जाएगा वापस, हीट सूर्य देवता सूर्य सन तो हीट देते रहेगा, और आइस तो हीट ऑब्जॉर्व करेगा, सराउंडिंग हीट या फिर ऑब्जॉर्व करेगा आइस। बाहर गर्मी है आइस ठंडा है तो आइस मेल्ट होता है, क्यों, आइस हीट ऑब्जॉर्व करेगा, आइस तो बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है चेंज ऑफ स्टेट कवर करके वाटर बनने में, वो भी 336, 1 ग्राम को 336 जूल लगता है, तो सोचो ना ठंडा बहुत लगेगा ना, सराउंडिंग हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो बाहर तो ठंडी ही रहेगी ना, हीट ही नहीं है ज़्यादा, ठंडी लग जाती है। हो गया आइस इन ड्रिंक और जूसेस, ठंडा पानी डालने से, ठंडा पानी भी कितना टेम्परेचर ले खींचेगा, कितना हीट लेगा 4.2 1 ग्राम, और ये आइस 336 जूल्स, अगर ठंडा ड्रिंक चाहिए तो इसलिए आइस डालते हैं फटाफट ठंडा हो जाए। अब फुल लेक और पॉन्ड डोंट फ्रीज कंपेयरिंग कोल्ड रन दिस, हाँ लेक पॉन्ड है,
ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा एसएससी के बच्चे। ये जब आइस मेल्ट होते हैं ना, पहले ऊपर का ऐसा कुछ मेल्ट हो जाता है, इधर कवर होता है, लेकिन अंदर पानी ऐसे ही रहता है, मछली भी अंदर जिंदा रहती है, अच्छे से बनने रहे सॉरी, लेकिन पानी अंदर ऐसे का वैसे ही रहता है। क्यों, यही बताना चाहता है। रीज़न है, आइस जब ठंडा हो गया, अभी नीचे को भी ठंडा होना है, आइस कितना, आइस को मेल्ट करना होगा ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अभी नीचे को भी ठंडा होना है, और इसका लैटेंट हीट कितना है 336 जूल पर ग्राम। इतना हीट लिबरेट करना पड़ेगा तभी ये नीचे का भी आइस उतना होगा, कैसे लिबरेट होने देगा, अभी इसको ही मेल्ट होने में 336 जूल देना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर से ये हीट निकालेगा, तभी ये नीचे के बाद जो भी वाटर जो हीट निकलेगा लिबरेट करेगा, तभी तो ये आइस बनेगा, और उस अगर लिबरेट होगा तो ये ऊपर का पार्ट मेल्ट होगा, और ऊपर का मेल्ट कैसे होगा, ऊपर तो पहले 330 आइस बन गया पहले, अभी इसको मेल्ट करना है ऊपर को, तो उसको 336 जूल लगेगा 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए, और ये कैसे करेगा, पानी इतना हीट तो दे नहीं सकता, कहाँ पानी 4.2 1 ग्राम दे सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है नीचे के पार्ट को आइस बनाना, आइस बन जाए नेचुरली ठंडी सीजन में। समझ में आया, इसे सिंपली इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी कभी कुछ वर्ड्स ढंग से एक्सप्लेन नहीं होते। देखो इसमें ये चैप्टर ही पूरा थ्योरेटिकल है, मैं इस बात समझाने कैसे, अभी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो। Upper layer of the pond or lake freezes completely with ice, and it has high latent heat, and the lower and the water inside the ice has to release 336 joule per gram of water so as to become ice, and the upper part will absorb will need to absorb large amount of heat, will absorb heat obviously because its latent heat is high, so it's practically impossible. ये बस एप्लीकेशन है, मान लो एग्जाम में कभी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करो बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल लिखो ऐसा बोलेंगे, तो फिर ये चारों लिख दो, एक्सप्लेनेशन पूछते नहीं जनरली, लेकिन फिर भी बता दिया। अभी कैलोरीमीटर एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बन नहीं रहा मुझसे, इसलिए मैं नहीं बनाया था। उससे वुडन लीड होता है, ये अंदर का कॉपर का बना होता है Cu, ये बीच में वूल, ये इधर का बीच में वूल रहता है, ये जो है वूल बीच में जो है ना अंदर का, यानी ये वाला एक सिलेंड्रिकल वेसल रहता है, ये पार्ट अंदर जो ये थिन जैसे दिख रहा है ये वूल का बना होता है, जो अभी मार्क कर रहा हूँ ये वूल से बना है, सॉरी कॉपर, इनर मोस्ट पार्ट कॉपर से बना है, ये वेसल जो है कॉपर से बना है, और ये जो बीच में जो है ये वूल से बना है। और लास्ट वाला वुड से, यहाँ पे स्टरर रहता है, ये वुडन लीड है, यहाँ पे ये वुडन लीड है, वुडन कवर रहता है, यहाँ पे एक स्टरर रहता है और एक थर्मोमीटर भी रहता है, कनेक्ट रहता है। डायग्राम से बनने आ रहा है इधर, एक बार डायग्राम टेक्स्ट बुक में देख लो। अब कैलोरीमीटर का एक सिलेंड्रिकल वेसल है, दिख रहा है, डिवाइस है वैसे, वो भी सिलेंड्रिकल वेसल की शेप में। ये क्या करता है, हीट ऑब्जॉर्व और रिलीज क्या को मेजर करने में, हीट कैसे मेजर हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, और आइडेंटिफाई करने के कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर का जो पार्ट है कॉपर से बना है, क्यों, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत कम है, इससे जब क्या होगा, जो लिक्विड या फिर जो सब्सटेंस डाल रहे हैं उसका जो हीट है, कैलोरीमीटर का भी जो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर होगा, ताकि न्यूमेरिक क्या बोलते हैं, जब भी हम सॉल्व करेंगे यानी इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं बोलते,
कैलकुलेट ऑब्जेक्ट कितना हीट लॉस हीट गेन कैलकुलेशन करने में इजी करने के लिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर, इससे क्या होगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर और सब्सटेंस का टेम्परेचर दोनों नियरली सेम हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब ये वूल और वुड किसके लिए, सरफेस तो एकदम पॉलिश कर देते हैं ताकि रेडिएशन से कोई हीट लॉस कम करे। देखो को कितना भी अच्छा बॉडी बना लो, हीट लॉस हो गई ऑब्वियसली। जैसे थर्मोस फ्लास्क है, गर्म मान लो, उसमें अगर गर्म चाय डालते हो, वो क्या ज़्यादा वो सब क्या वो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम तक वो हीट चाय को गर्म करने की गर्म ही रखने देगा, लेकिन फिर भी बहुत सारा टाइम हो गया तो भी वो अपना ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। फैक्ट है, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ बना ही नहीं जो 100% हीट को कंजर्व रख पाए। हीट तो रिलीज होगा ही रेडिएशन से, कंडक्शन और कन्वेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी वूल क्या है, वूल कंडक्शन से बचाने के लिए ये लकड़ी का जो पार्ट है कन्वेक्शन को रोकने के लिए, और जो वूल है कंडक्शन होने नहीं देगा। मान लो अगर कॉपर गुड कंडक्टर है, जो हीट जो रिलीज होगा, वूल क्या करेगा, कंडक्शन होने नहीं देगा, और वुड कन्वेक्शन को भी कम कर देगा। प्रिवेंट मतलब मेजर मतलब हीट लॉस होने से बचाता है। उसके लिए हम इंसुलेशन के लिए हम वूल डालते हैं और लकड़ी यूज़ कर रहे हैं बाहर, और वुडन लीड डाल रहे हैं इधर कवर के नाम पे, जो यहाँ पे स्टेयर और थर्मस फ्लास्क जो फिक्स किया है। समझ में आए, ये अरेंजमेंट एक बार देख लो टेक्स्ट बुक में। बस इतना कैलोरीमीटर के बारे में अगर एक्सप्लेनेशन पूछा, अगर कैलोरीमीटर क्या है, तो लिखने का एक डिवाइस है यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज by mixing and the body का हीट अब्जॉर्ब और रिलीज कितना कर रहा है, वो उसको अगर मेजर करना है तो कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। उसमें अगर एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, कॉपर की यूज़ कर रहे हैं, वही पूछेगा ज़्यादा, हर बार यही पूछा है। अभी वूल से कवर, कभी कभार ऐसे पूछा लकड़ी और वूल क्यों है, हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए डाला है। सिंपल इतना लिखने का। एक बार इसका डायग्राम टेक्स्ट बुक में देख लो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने बोल सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल पार्ट में ये पीपीटी में नहीं बनेगा, तो दिख रहा है वैसे हैंडराइटिंग मेरी खराब है। मैं इंस्टा अकाउंट में अपना मेरा इंस्टा अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में अपलोड जब हो जाएगा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे अकाउंट में जाके देख सकते हो। इंस्टा अकाउंट में ज्ञान _बुका @ ओके, चलो, थैंक यू। कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा गया है वैसे। ये चैप्टर में अभी जो एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एक बार एकदम नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो एकदम लिख लो, और एक बार टेक्स्ट बुक देख लो, ठीक है। अभी क्या, अभी ये लेक्चर को दिखने का टेक्स्ट बुक में अगर थियरी देखोगे ना बहुत ईजी रहेगा। अब न्यूमेरिकल में भी अगर थियरी अभी जो मैंने पढ़ा है एकदम ढंग से सुना है ना, न्यूमेरिकल तुम लोग के लिए बहुत ईजी होगा, बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स। कुछ पार्ट अगर स्किप हो गए तो क्षमा करना, बता दो मुझे। वैसे मैंने अपनी तरफ से मैंने सब कुछ किया कर दिया। थैंक यू। विल मीट इन द सेकंड पार्ट।